आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शैक्षिक एवं तकनीकी, जो कि आपका सब्जेक्ट है, जिसे इंग्लिश में एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो इसका हम यूनिट 1 कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। आज मैं लेकर आई हूँ यूनिट 2, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, संप्रेषण एवं तकनीकी। तो इसमें थोड़ा बायलिंगुअल चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हम कंप्यूटर वगैरह पढ़ते हैं वो इससे रिलेटेड है ये सब्जेक्ट। तो सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, है ना। तो थोड़ा सा इंग्लिश चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे बेझिझक इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ही इंग्लिश वालों को होती है, वो हिंदी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो बस बात समझ में आ जानी चाहिए, आप इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यूनिट 2 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर करती हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट और इसका चक्र होता है, एक संप्रेषण साइकिल होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो संप्रेषण में ये जो प्रेषण शब्द है ना, इसका मतलब होता है वस्तु या विचार को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। किस चीज को? किसी भी विचार या वस्तु को। प्रेषण की बात हो रही है, लेकिन जब संप्रेषण की बात होती है तो यहाँ से वस्तु हटकर केवल विचार रह जाता है। क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं, फिर गांव में या फिर किसी और जगह पर कोई बैठा आदमी उसे सुन रहा है और फिर वो हमें बता रहा है अपनी बातें सुनकर, तो ये संप्रेषण होता है, ठीक है। ये लैटिन शब्द कम्युनिस से बना हुआ है, जिसका ही अर्थ होता है आदान प्रदान या फिर साझा करना, शेयर करना अपने विचारों को। या फिर मेरे मन में कोई बात है, मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं अपने विचारों को शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ आपसे। तो ये भी एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन है। लोग अपनी भावनाओं यानी इमोशंस, अनुभवों, एक्सपीरियंस और विचारों, आइडियोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, जो कि शाब्दिक और अशाब्दिक भी हो सकता है, वो संप्रेषण कहलाता है। ये आपकी 2 लाइन की 3 लाइन की डेफिनेशन है। शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है ये संप्रेषण जो है। अब आज के टाइम पे तो है ही, पहले से भी है, क्योंकि संप्रेषण नहीं होगा तो आप टीचिंग कैसे कर पाओगे। आप अगर क्लास में जाकर कुछ बोलो ही नहीं, अपने विचार ही नहीं बोलोगे, तो बच्चा उसको समझेगा भी नहीं, तो टीचिंग हो ही नहीं सकती ना। तो ये इसका महत्वपूर्ण अंग है। जब शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं संप्रेषित करता है। तो ये संप्रेषण ही होता है ना, एक टीचर जब क्लास में होता है। और आज के टाइम की बात करूं, अगर क्लास में नहीं भी है टीचर, फोन पे भी है, तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो विदाउट कम्युनिकेशन टीचिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। एक अच्छी कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता होती है। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन है क्लास में, उतनी ही अच्छी टीचिंग भी है। परिभाषा की अगर बात करें तो मेरी हंस ने कहा कि संप्रेषण विचारों, भावनाओं, प्रत्ययों तथा मनोभावों के आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इजी सी डेफिनेशन है, जिससे आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्लास में जाके बोल दिया या अपने विचार बता दिए। बच्चा यानी जो सामने वाला रिसीवर है, जब तक कि वो इस पर प्रतिक्रिया ना दे, फीडबैक ना दे, कम्युनिकेशन साइकिल पूरी नहीं होती। तो उसका फीडबैक देना या फिर उसका अमल करना, जैसे हमने क्लास में जाकर बोल दिया कि बेटा सच बोलना है, तो बच्चे उस चीज को अपनी लाइफ में लाएं कि हाँ भाई मैम ने कहा था सच बोलना है, और वो सच बोलें। तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण साइकिल की बात करेंगे, प्रक्रिया या फिर चक्र भी इसे कहते हैं, कि कैसे ये साइकिल काम करती है। इसमें नंबर 1 पे आपका आता है सेंडर। सेंडर यानी वो जो मैसेज को भेजेगा, भेजने वाला, सेंड करने वाला, संदेश भेजने वाला। जैसे कि क्लास में कौन हुआ, टीचर हुआ, है ना। टीचर ही तो बोलेगा ना। वो क्या करेगा, एक मैसेज यानी जो भी उसके विचार हैं उसको तैयार करेगा और फिर डिकोड करेगा, उसको लिखेगा या अपने माइंड में लाएगा और रिसीवर को फॉर्मुलेट कर देगा। रिसीवर यानी आप मान लीजिए आपका क्लासरूम के बच्चे हो गए, तो वहां पर आपने उसको फॉर्मुलेट कर दिया, रिसीवर्स के पास दे दिया। अब बच्चों ने उन चीजों को सुन लिया और फिर अडॉप्ट करके उसका फीडबैक दिया बच्चों ने। मतलब कि उन्होंने समझ लिया है, अगर समझने वाली चीज है तो वो समझ चुके हैं, करने वाली चीज है तो वो करेंगे, ठीक है।
तो फिर इस तरीके से वो फीडबैक क्या करेंगे बच्चे, दोबारा से सेंडर को देंगे कि यस मैम आपने ऐसा बोला, मैम हमने ऐसा किया। तो ये जो साइकिल है ना हमारी कम्युनिकेशन की, ये चलती रहती है। मैंने क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि हम टीचिंग की बात कर रहे हैं। वैसे आप हर जगह जहां भी कम्युनिकेशन होती है, एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है, वहां पे ये साइकिल फॉलो की जाती है। तो जब आपके एग्जाम में पेपर आता है कि संप्रेषण साइकिल की व्याख्या कीजिए या इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप क्या ये साइकिल बना के छोड़ देंगे? नहीं, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है इसको। सबसे पहली बात तो आप साइकिल बनाएंगे ही बनाएंगे ताकि जो आपका आंसर है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लगे। उसके बाद आप ये कुछ चरण लिखेंगे जो कि मैंने नीचे बताए हुए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। जब आप ये चरण लिखेंगे और इन चरणों को व्याख्या भी करेंगे, मतलब आपको थोड़ा इलेबोरेट करना होगा, तब जाके आपका आंसर पूरा पूरा तैयार होगा। तो सबसे पहला इसमें आता है संप्रेषण स्रोत, यानी प्रेषक होना चाहिए, सेंडर। यानी अगर हमें इस साइकिल को बनानी है तो सबसे पहले किसका होना जरूरी है? सेंडर का, जो कि मैसेज तैयार करेगा या फिर विचारों को अपने मन में लाएगा जो उसे दूसरों को देना है। तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, फिर इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। दूसरा, संप्रेषण सामग्री होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसे विचार होने चाहिए जो वो मैसेज के तौर पे तैयार करे, जैसे विचार, भाव, अनुभव, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, यानी टोटली आपको मैसेज तैयार करना है, वो बॉडी तैयार करनी है मैसेज की। थर्ड पे आता है संप्रेषण माध्यम। अब बॉडी तैयार हो गई, मैसेज तैयार हो गया, आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिससे आप भेजेंगे। जैसे वो शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, आप बोलकर भी समझा सकते हैं, आप इशारों से भी समझा सकते हैं, आप एक्सप्रेशन से भी समझा सकते हैं, और आप संकेत से भी समझा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जिसके पास हमने मैसेज भेजा है वो उन चीजों को ग्रहण करेगा, विचारों को सुनेगा अच्छे से, उसके बाद ग्रहण करेगा और उस चीजों पर विश्लेषण करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनुक्रियात्मक सामग्री या फिर पृष्ठपोषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। मैंने इंग्लिश में भी इसलिए लिख दिया है कि फीडबैक बच्चा आसानी से समझ जाता है, जबकि पृष्ठपोषण समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप साथ साथ ही इनको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे रिसीवर ने मैसेज ले लिया, लेकिन अब वो क्या करेगा? फीडबैक देगा, तभी तो हमारी साइकिल जो है वो पूरी होगी, ठीक है। एक छठी चीज है, एक्स्ट्रा ही है लेकिन आपको लिखनी है, सहायक या बाधक तत्व। जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो दो चीजें आती है हमारे पास, एक सहायक जो हमारी सहायता करती हैं और दूसरा बाधक जो हमें रोकती हैं। तो सहायता और बाधक दोनों ही चीजें कर सकती हैं। जैसे वातावरण, मान लीजिए आप जहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां का वातावरण अच्छा नहीं है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये बाधा हो रही है आपके लिए। वहीं जहाँ अच्छा वातावरण आपको मिल जाएगा तो वो आपके लिए सहायता हो जाएगी, सहायक हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन में। शोर की बात करें, अगर शोर बहुत ज्यादा हो रहा है तो बाधक बन जाएगा, अगर साइलेंस है तो आपके लिए सहायक बन जाएगा। प्रदूषण रहित होना चाहिए जहां पे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगे, आप और भी चीजें बना बनाकर इसमें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, संप्रेषण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को करने के लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर खड़े उतरना पड़ता है या काम करना पड़ता है। बेसिकली ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप कम्युनिकेशन समझ रहे हैं तो ये भी कर लेंगे। सबसे पहली चीज, तत्परता एवं अभिप्रेरणा होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन तब तक नहीं होता जब तक ये आपके अंदर जो है तत्परता ना हो, अभिप्रेरणा ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपको टीचिंग करनी है लेकिन आप उस चीज के लिए तत्पर ही नहीं है, आपके अंदर रुचि ही नहीं है, आपको पढ़ाने का मन ही नहीं है, तो फिर बेकार है वो कम्युनिकेशन। तो इसमें सजग और तत्पर होना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, यस हमें पढ़ाना है, क्लास में जाके बच्चों को कुछ सिखाना है, अपने विचार जो हमारे अंदर है वो हमें उन्हें देना है। तो इस तरीके से हमारे अंदर एक्साइटमेंट, तत्परता, सजगता होनी जरूरी है। सेकंड, सक्षमता, अभियोग्यता। अब मान लीजिए विचार तो आपके अंदर बहुत है लेकिन आप सक्षम ही नहीं है बच्चों को वो बता पाने में, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक प्रिंसिपल ये भी है कि आपके अंदर ना संप्रेषण की कुशलता होनी चाहिए कि आप बच्चों के सामने जाकर किस तरीके से संप्रेषण करेंगे। अगर कोई कहानी है तो क्या आप बस जाके वर्बली बोल देंगे या फिर कुछ दिखाएंगे भी, कहानियों से रिलेटेड पात्र, या कुछ डायलॉग्स बोलेंगे, एक्सप्रेशन लगाएंगे। तो ये चीजें भी यहाँ पे बहुत जरूरी होती हैं। तीसरी चीज कि संप्रेषण सामग्री की उचितता। मान लीजिए आपको संप्रेषण करने में कुछ सामग्री की जरूरत है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया, संप्रेषित करने के लिए सामग्री, मान लीजिए आपको कोई कहानी डिकोड करनी है, बतानी है क्लास में, तो आपके पास कुछ पात्र होने चाहिए, है ना, कुछ चार्ट्स होने चाहिए, मॉडल, कुछ भी जो सामग्री होती है एक, वो होनी चाहिए। चाहे वो ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, आज के टाइम पे तो प्रोजेक्टर पे दिखाई जाती है सारी चीजें, है ना।
चौथी चीज, संप्रेषण माध्यम की उचितता। आप डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार इस संप्रेषण के लिए कौन सा माध्यम उचित होगा। कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर आपको बच्चे को देनी है तो आप टेलीफोन पे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कहानी पढ़ानी है पात्र दिखाते हुए, तो सिर्फ टेलीफोन पर कहानी बोल देने से बच्चा नहीं सुनेगा, वो तो सो चुका होगा। तो हमें ही ये डिसाइड करना होगा कि उचित माध्यम कौन सा होगा संप्रेषण का हमारे लिए। तो ये दृश्य श्राव्य हो सकता है, अन्य हो सकते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक हो सकता है, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। उचित पृष्ठपोषण, वही फीडबैक की आवश्यकता। ये भी सिद्धांत है, ये नहीं कि हमने बोल दिया, बच्चे ने सुन लिया, फिर वो भूल गया, या फिर उसने ठीक से सुना भी नहीं, इस चीज का हमने ब्यौरा भी ना लिया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, फीडबैक प्रॉपर होना चाहिए। छठी चीज जो वहां पे एक्स्ट्रा में आई थी, यहाँ पे भी आ रही है, सहायक व बाधक तत्वों का सिद्धांत, जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कैसे वातावरण आपके लिए सहायता भी कर सकता है और बाधक भी बन सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सिद्धांत। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है संप्रेषण के विभिन्न माध्यम, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये तो बहुत ही इजी है। सबसे पहला है श्रव्य माध्यम, ऑडियो मीडिया, यानी कि सिर्फ सुनना। ऑडियो का मतलब श्रव्य मतलब सुनना होता है। इसमें दो चीजें आएंगी, रेडियो टेप रिकॉर्डर, इसमें हम सुनकर संप्रेषण करते हैं। और भी चीजें लिख सकते हैं, आप बहुत दूर हैं, टेलीफोन पर सुनकर कोई जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। दूसरा है श्रव्य माध्यम, यानी कि श्रव्य तो हो गया, दृश्य माध्यम यानी देखने वाला है। ये वहां पे हम सुन रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं। विजुअल मीडियम भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या क्या आता है, श्याम पट पर लिखना, जैसे ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ लिख दिया तो बच्चे उसे देखकर संप्रेषित हो गए, उन्होंने वो पढ़ लिया। कोई चित्र दिखा दिया, ग्राफ, मॉडल, चार्ट, मानचित्र वगैरह दिखा दिया, सिर्फ दिखा दिया, ठीक है, दृश्य माध्यम। थर्ड होता है दृश्य व श्रव्य, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, इसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही यूज होते हैं, यानी सुनना प्लस देखना। मतलब हम दिखा भी रहे हैं, साथ साथ डिफाइन भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आपका टेलीविजन हो गया और फिल्म प्रोजेक्टर हो गए। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है डेल का अनुभव शंकु। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात बता दूं, अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, लाइफ टाइम ये ऐसी मेसी रहेगा। तो इसको आज और अभी ही क्लियर कर लीजिए। डेल्स का अनुभव शंकु कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। डेल एक हमारे जो है यही ईटी के एक जो है वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये दिया हुआ है, शंकु बनाया इन्होंने। शंकु का मतलब होता है ऐसे कोन टाइप का, ठीक है ना। इन्होंने इसमें किस चीज पे बात की है, अनुभव, एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस से बच्चा कैसे सीखता है। हम सभी जानते हैं कि एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, सभी सीखते हैं। तो इन्होंने एक जो है त्रिकोण या फिर कोण मॉडल दिया हमारे सामने, और इन्होंने कहा, देखिए पहले सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, जहां पे आप ये देखेंगे कि शीर्ष से नीचे जटिल से सरल है। शीर्ष यानी ये ऊपर से जब हम नीचे जा रहे होते हैं, देखिए इधर जब हम नीचे जा रहे हैं तो सबसे पहले हम शाब्दिक प्रतीक, यानी हमने शब्द पढ़ा, हमने किताबों में चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने दृश्य प्रतीक देखे, फिर हमने उससे रिलेटेड दृश्यों को देखा, ठीक है, पात्रों को देखा। फिर रेडियो प्रसारण आता है, जिसपे हमने सुनी चीजों को, सुना उन चीजों को। स्थिर चित्रण, हमने चित्रों को देखा। फिर चलचित्र देखे हमने, कि साथ चलचित्र मतलब लाइक मूवी, चीजें चल रही हैं अंदर उसके, ठीक है। फिर प्रदर्शित सामग्री, हमने स्टेज परफॉर्मेंस देखे। फिर भ्रमण, हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है, हमने जाकर देखा। फिर प्रदर्शनी एग्जीबिशन हमने देखे। उसके बाद अभिनयात्मक भागीदारी, नियोजित कृत्रिम अनुभव। नियोजित कृत्रिम यानी एक आर्टिफिशियल हमने जो है एक्सपीरियंस किया, जैसे हमने रियल में तो कभी वोल्केनो को फटते हुए नहीं देखा, हम बच्चे को छोटा सा मॉडल बना के दिखा रहे हैं कृत्रिम तरीके से। उसके बाद वास्तविक प्रत्यय, फिर हम जो है रियलिटी में किसी चीज को देखते हैं और अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में कभी भी। तो जब हम नीचे आ रहे होते हैं ना, तो ये एक तरह से क्या हो रहता है, हमारा प्रत्यय मूर्त अनुभव होता है। ये प्रत्यय मूर्त अनुभव, प्रत्यय यानी कि डायरेक्ट रूप से, मूर्त यानी कोई ठोस वस्तु को देखकर हम जो है वो सीख रहे हैं। तो ये जो है हमारा ऐसे नीचे की तरफ साइकिल आएगा। लेकिन अब जब यही साइकिल यहाँ पे सबसे नीचे आके घूम जाता है, यहाँ से यहाँ पे देखिए एरो ऊपर चला जाता है, तब क्या होता है, हमारे पास अप्रत्यय और अमूर्त अनुभव आ जाता है। अप्रत्यय और अमूर्त अनुभव आने का मतलब होता है कि अब हम सीखने की सही दिशा में हैं और पीक पर जाकर रुकेंगे, जो कि अंतिम चरण होगा। तो सबसे शुरुआती चरण हमारा ये होता है, पहला वास्तविक प्रत्यय अनुभव।
ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है वास्तविक प्रत्यय अनुभव में, यानी कि हम रियल में चीजों को देखते हैं और फिर अनुभव करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम नियोजित कृत्रिम अनुभव, उसके बाद हम जो है आर्टिफिशियली भी उन चीजों को अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे या फिर उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमने खुद अपनी आंखों से जो है बच्चे देख लें, या फिर हमने देखा कि भूकंप आया हमारे सामने या सुनामी आई, ऐसा कुछ देखा, तो हमारे सामने बिल्कुल सामने से प्रत्यक्ष रूप से हम उसके साक्षी हो गए, हमने अनुभव कर लिया। उसके बाद सेकंड थिंग जब है हमारी नियोजित कृत्रिम अनुभव, तो इसमें क्या होता है कि अब हम उसके ऊपर हम आर्टिफिशियली, अब हम वो देख चुके हैं तो हम आर्टिफिशियली दूसरों को भी हम वो दिखा सकते हैं कि हाँ भाई जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसा होता है। उसके बाद अभिनयात्मक भागीदारी, हम उसका अभिनय भी कर सकते हैं, प्रदर्शनी कर सकते हैं, भ्रमण, हम किसी भी जगह पर घूमने जा सकते हैं ऐसे स्थानों पर जहां पर ऐसा फिर से हुआ हो, प्रदर्शित सामग्री का इस्तेमाल करके, चलचित्रों द्वारा और स्थिर चित्रों द्वारा, रेडियो प्रसारण द्वारा। अब जो ये चीजें हैं ना हमारे लिए बहुत इजी होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम पहले ही वास्तविक अनुभव ले चुके हैं। दृश्यात्मक प्रतीकों द्वारा, मान लीजिए बहुत पहले कहीं पे सुनामी आई थी तो अब वो चीजें कैसी दिख रही है हमें, हम उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और लास्ट में आता है शाब्दिक प्रतीक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग में भी अगर कोई चीज लिखी होगी ना सुनामी के बारे में, तो हमारे माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर हम खुद भी वर्ड्स में लिखकर अपने अनुभव को शेयर कर पाएंगे। तो ये हमारा पीक पॉइंट होता है लास्ट। जब यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आ जाता है ना, तो हम कहते हैं कि अनुभव द्वारा बच्चे ने शिक्षा अर्जन कर ली। तो ये 11 के 11 स्टेप्स आपको इस, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है डेल अनुभव शंकु में, आपको इलेबोरेट करने हैं। नंबर 1 पे आप नीचे वाला डालेंगे ये वास्तविक प्रत्यनुभव, दूसरा नियोजित कृत्रिम अनुभव, ये सारी चीजें डाल डाल के इनको इलेबोरेट करते जाएंगे। जो चीज मुझे समझानी थी वो मैंने समझा दी कि किस तरीके से ये हमारा जो है सब, जैसे हम किताबों में पढ़ लेते हैं शाब्दिक किताबों में सिर्फ हमने पढ़ लिया, लेकिन उससे क्या बच्चे को अनुभव आ जाता है? क्या वो पीक पॉइंट होता है? नहीं, पीक पॉइंट वो नहीं होता, क्योंकि बच्चा पढ़ के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैथ ही रहता है, थोड़ा बहुत समझता है, फिर धीरे धीरे जब वो ये इन चीजों को समझता जाता है तब जाके वो वास्तविक अनुभव जब तक प्राप्त नहीं कर लेता उसको चीजें क्लियर नहीं होती। इसलिए ये मूर्त अनुभव की सीढ़ियां होती है जब हम नीचे आते हैं, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो ये होती है हमारे लिए अमूर्त अनुभव की सीढ़ियां, जहां पर एंड में हम शाब्दिक प्रतीक पे पहुंच जाते हैं, जहां बच्चा शब्दों को पढ़कर भी चीजों को समझ लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका होता है। तो यहाँ पे तो कुछ पॉइंट्स लिखे थे मैंने कि शीर्ष से नीचे जटिल से सरल होता है। जैसे यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं तो ये जटिल से सरल है, यानी मुश्किल होता है ना शब्द कि सिर्फ किताबों में पढ़ लेना, तो हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो ये जटिल से सरल है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बट हम अब छोटे बच्चे को किताबों से ही पढ़ाएंगे ना, कहीं ना हम उसको सुनामी में ले जाएंगे, है ना। तो ये बातें होती हैं। तल पर सबसे अधिक प्रभावशाली बनने वाले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। तल यानी नीचे आ जाओ, ये जो वास्तविक प्रत्यय अनुभव है सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये अगर बच्चे ने देख लिया या एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर बाकी सारी चीजें उनके लिए इजी हो जाती हैं। अगली चीज देखिए, प्रारंभिक चरण तल से शुरू होता है। ये देखिए नंबर 1 इसलिए मैंने इसी को दिया है क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। आप एग्जाम में भी नंबर 1 पे ये वाला डालेंगे, ना कि ऊपर से डालेंगे। इस चीज को क्लियर कर ले। शेष पर मात्र शब्दों या मौखिक प्रतीकों का अधिगम होता है, यानी अगर जब हम लास्ट में ऊपर पहुंच जाते हैं तो केवल शब्द वगैरह से ही हम सीख जाते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा डेल का अनुभव का शंकु था। आप इस तरीके से भी एग्जाम में ये भी बनाएंगे, बनाने से आंसर आपका और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आगे चलते हैं। अगला लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का संप्रेषण तकनीक। अब इसके बारे में क्या ही बताऊं, मुझसे ज्यादा तो आप जानते होंगे, क्योंकि ये जो टेक्निक्स है संप्रेषण की वो आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं सभी लोग। जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इन सब के बारे में सभी लोग जानते हैं। बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देती हूँ जो अनिवार्य है लिखना, आप उन्हीं को समझ के थोड़ा अपने आंसर को तैयार करेंगे। सबसे पहले टेलीफोन की बात करें तो हमारे ग्राहम बेल सर थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था 1877 में। टेलीफोन से आप अपनी कठिनाइयों पर चर्चा कर सकते हैं। फोन करके किसी को प्रॉब्लम में है तो दूर बैठे कार्य आसान हो सकता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है कुछ बताने के लिए। संवाद यानी कि आप जो है बातचीत भी कर सकते हैं टेलीफोन पे, है ना। अगला मोबाइल फोन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे तो हर किसी के हाथ में होता है। तो इसमें आप फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अनुचित प्रयोग ना करें, ये पॉइंट भी आपको इसमें डालना है। इंटरनेट सुविधा का प्रयोग, जो इंटरनेट एक बड़ी चीज है, उसका प्रयोग करने के लिए भी हमें फोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए होता है, तो मोबाइल फोन को ही मानिए यहाँ पे। रिसर्च कर सकते हैं, लेखन, समाचार, वर्चुअल क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें लिखेंगे इसमें। ईमेल क्या होता है, मतलब ईमेल इजी है। देखिए, जो चीज अनिवार्य है लिखनी वो मैं बता देती हूँ, अदर चीजें आप खुद भी इसमें लिखेंगे। ईमेल का फॉर्मेट ऐसा होता है, उसमें पहले शीर्ष भाग होता है, ऊपर का आप लिखते हैं, फिर बॉडी होती है जो मेन चीज होती है, अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं, फिर हस्ताक्षर लास्ट में आपके साइन, नेम, एड्रेस वगैरह होता है। इसके लिए आपको यूजर आईडी चाहिए, बिना यूजर आईडी के तो ईमेल नहीं भेज सकते। नोड होना चाहिए, साइट का नाम होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, ठीक है। और ईमेल जो है ये स्पीड में काम करता है, लो कॉस्ट होता है, कम खर्चीला, इजी टू यूज होता है, यूज करना इजी होता है। ये रिकॉर्ड भी रखता है आपका मेल, अगर डिलीट ना करें तो मेल भी हमेशा के लिए सेव रहते हैं। डोमेन मैंने क्लियर नहीं किया, डोमेन का मतलब होता है जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, मैसेज करते हुए एप्लीकेशन को APP डॉट कर देते हैं, इस टाइप का। कागज जैसा ही ये होता है, कागज की तरह ही, जैसे आप कागज पे कोई मैसेज भेजते हैं, खत भेजते हैं, उसी तरह से ये ईमेल भी होता है। अब ये चैटिंग जो है, चैटिंग करना यानी मैसेज टाइप करना, भेजना है ना, तो लोगों के बीच विचार का आदान प्रदान करना। आप ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं आज के टाइम पे, और ये प्रभावशाली संप्रेषण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा लास्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी तुरंत मैसेज कर देना, जैसे व्हाट्सएप तुरंत संप्रेषण होता है, इसमें ऑनलाइन संचार होता है, टाइम कम लगता है, इजी टू यूज होता है, ये सारी चीजें आप ना सब में डालेंगे। निजी तौर पर संदेश भेजना, जैसे ईमेल तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेट की जरूरत नहीं, कुछ भी मैसेज ना आपको बॉडी बनानी है ना कुछ बनाना है, बस मैसेज कर देना है। इसमें आप ऑडियो वीडियो फोटो भी भेज सकते हैं। तो ये आपका यूनिट 2 जो है ET का, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का, खत्म हुआ।